नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, ये नाम तो सुने ही होंगे। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े फिनेंशियल घोटाले करके देश से भाग गए। पर कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? ये लोग लंदन में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, जबकि एक आम इंसान अगर बैंक में 50,000 रुपए भी जमा करने जाए तो उससे पैन कार्ड मांग लिया जाता है। तो फिर इनके पास विदेशों में इतना पैसा आता कहां से है? तो इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में, मनी लॉन्ड्रिंग। अब नाम से ही समझिए, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धुलाई। तो यहां पर गंदे पैसे यानी ब्लैक मनी को धोकर बिल्कुल साफ बनाया जाता है, मतलब व्हाइट मनी में बदल दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पैसा काला या गंदा होता कैसे है, इसकी जड़ क्या है। देखिए, मोटे तौर पर काले धन के दो ही सोर्स होते हैं। पहला, जो गैर कानूनी कामों से कमाया गया हो, जैसे स्मगलिंग या ड्रग्स का धंधा, और दूसरा जो बहुत ही कॉमन है वो है अपनी कानूनी कमाई पर टैक्स की चोरी करना। और सोचिए, जब टैक्स चोरी होता है तो सीधा असर हमारे देश के विकास पर पड़ता है, क्योंकि यही वो पैसा है जिससे सड़कें बनती हैं, अस्पताल चलते हैं। तो ठीक है, अब किसी के पास ये काला धन आ गया। अब क्या इसे वाइट कैसे बनाया जाए? इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। आइए उसे समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के आप समझिए 3 मेन स्टेप्स हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। ये तीनों मिलकर एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाते हैं जहां से काला धन एकदम साफ सुथरा होकर बाहर निकलता है। तो पहला स्टेप है प्लेसमेंट, मतलब जो कैश में काला धन पड़ा है उसे किसी तरह बैंकिंग सिस्टम में डालना। अब इसका एक बहुत कॉमन तरीका है एक ऐसी बोगस कंपनी या बिजनेस दिखाना जिसमें कैश का लेन देन ज्यादा होता हो, जैसे कोई टैक्सी सर्विस हो गई या कोई छोटी मोटी दुकान। एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली है, ये जो प्लेसमेंट का स्टेप है ना, यही सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि यहां पर भारी मात्रा में कैश इन्वॉल्व होता है। अगर अपराधी यहां पकड़ा नहीं गया तो फिर उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब आता है दूसरा और सबसे पेचीदा स्टेप, लेयरिंग। यहां पर पैसे को इतनी सारी ट्रांजैक्शंस के जरिए घुमाया जाता है कि एक जाल सा बन जाता है। इसका मकसद बस एक है, पैसे के पीछे जो निशान है, जो ट्रेल है, उसे पूरी तरह से मिटा देना। और आखिर में आता है इंटीग्रेशन। इस स्टेज पर वो जो धुला हुआ पैसा है वो वापस अपराधी के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब वो ऐसा लगता है जैसे किसी लीगल सोर्स से आया हो। और अब इस पैसे को वो बिना किसी डर के खुलेआम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो लेयरिंग का इतना मुश्किल काम है, ये होता कैसे है? इसके लिए अपराधी कुछ खास टूल्स और जगहों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। अक्सर अपराधी उन देशों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम टैक्स हेवन कहते हैं। ये केमन आइलैंड्स, पनामा, मॉरिशस जैसे छोटे छोटे देश होते हैं। अब इनकी खास बात यह है कि ये दूसरे देशों के साथ फाइनेंशियल जानकारी शेयर नहीं करते। और सच तो ये है कि इनकी अर्थव्यवस्था ही ऐसे निवेश पर टिकी होती है। इन्हीं टैक्स हेवन्स में बनाई जाती हैं शेल कंपनियां। अब ये नाम से ही समझ आ रहा है, शेल यानी खोखली। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर होती हैं, अंदर से पूरी खोखली। ना कोई ऑफिस, ना कोई एम्प्लॉय। इनका बस एक ही काम होता है, एक कंपनी से पैसा दूसरी में, दूसरी से तीसरी में इन्वेस्ट करना और एक ऐसा मायाजाल बना देना जिससे पैसे के असली मालिक तक पहुंचना नामुमकिन हो जाए। और अगर कैश को एक देश से दूसरे देश भेजना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है हवाला सिस्टम का। ये पूरा भरोसे पे चलने वाला एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है। इसमें एक आदमी एक एजेंट को पैसे और एक कोडवर्ड या पासवर्ड देता है। दूसरे देश में बैठा एजेंट वही पासवर्ड सुन के उसके बताए हुए आदमी को पैसे दे देता है। और हाँ, आतंकी फंडिंग में भी इसी रास्ते का बहुत इस्तेमाल होता है। तो अब आप समझे कि जब भारत सरकार स्विस बैंकों से जानकारी मांगती है तो ज्यादा कुछ हाथ क्यों नहीं लगता? क्योंकि असली खिलाड़ी कभी सीधे पैसा जमा करते ही नहीं। पैसा तो दर्जनों शेल कंपनियों के जाल से घूमता हुआ स्विस बैंक पहुंचता है, और बैंक को भी सिर्फ उस आखिरी शेल कंपनी का नाम पता होता है, असली मालिक का नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए कुछ हो भी रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, दुनिया भर में इनसे निपटने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। इस लड़ाई में साल 2016 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। याद है, पनामा पेपर्स लीक्स। इस एक लीक ने दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं, सेलिब्रिटीज के नाम उजागर कर दिए जिन्होंने शेल कंपनियों के जरिए अपना पैसा छिपाया था। इसमें पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम भी आया था, और उसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। इस ग्लोबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक ग्लोबल संस्था भी है। इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी
FATF। इसका मुख्य काम मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाना और देशों पर नजर रखना है। इसी तरह हमारे देश में भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA जैसा सख्त कानून है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED जैसी एजेंसियां इसी अपराध से लड़ने के लिए काम करती हैं। अच्छा, ये जो FATF है, इसके पास देशों पर दबाव बनाने के लिए दो बहुत पावरफुल टूल हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट एक तरह की वार्निंग होती है, पाकिस्तान का नाम कई बार इस लिस्ट में आ चुका है। और ब्लैक लिस्ट, उसमें डालने का मतलब है कि उस देश पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, यहां तक कि IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर ट्रांजैक्शन का एक निशान होता है, क्या इन अपराधियों के लिए पैसा छिपाना मुश्किल हो गया है, या फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए और ज्यादा शातिर रास्ते खोज लिए हैं? ऐसा लगता है कि ये चोर पुलिस का खेल शायद हमेशा ही चलता रहेगा।